फोकस स्टडी विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू स्मार्ट स्टडी। इसमें आप सिर्फ इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, फोकस, स्ट्रैटेजी और स्मार्ट। आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, आप अपना फोकस बरकरार रखिए और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी से आगे बढ़िए। हम लोग देख रहे थे ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, जिसमें जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए थे वो था ओशियन बॉटम रिलीफ, महासागर तल की आकृति, या ताल नहीं है तल है, सॉरी। और ये इसके लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज ओशियनोग्राफी। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आइलैंड्स, इसमें भी खासकर प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ आइलैंड्स, और महासागरीय धाराएं, ज्वार, लवणता और तापमान, ये सब आगे हम लोग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करें, उसके पहले आपको थोड़ी सी कुछ बात कह दूं। आप अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस हमसे पूछते रहिए, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। आपने टेलीग्राम ग्रुप मुझे उम्मीद है कि ज्वाइन कर ही लिया होगा। क्वेश्चन आंसर्स, पोल्स और क्विजेज़ के लिए लगातार वहाँ पर क्विजेज़ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन द CAC चैनल। ओके, तो द्वीपों के प्रकार आज का जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। 4 प्रकार के आइलैंड्स, द्वीप हमें दिखाई देते हैं। पहला है वॉल्केनिक, ज्वालामुखी। दूसरा है कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप, किसी महाद्वीप का ही टुकड़ा छोटा, उसे हम द्वीप कह देंगे। फिर है कोरल आइलैंड, हमारे इंटरेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्ति के द्वीप। और सैंड बार आइलैंड, रेत बार द्वीप। टाइप्स ऑफ आइलैंड्स में पहला हमने जो बताया आपको, कॉन्टिनेंटल आइलैंड। पहला या दूसरा नहीं, मतलब कॉन्टिनेंटल एंड वॉल्केनिक, 2 आइलैंड्स एक साथ देखते हैं, 2 द्वीप। तो ये देखिए, ये महासागर महाद्वीप का एक हिस्सा टूटकर अगर अलग हो जाए, जैसे ये हो गया मेडागास्कर, अफ्रीकी महाद्वीप से अलग, तो इसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ आइलैंड। ये साइज में भी काफ़ी बड़े होते हैं। अब भारत के पास भी कोई एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, ये अगर इसे हम भारत का नक्शा बना दूं, तो आप मुझे बताइए कौन सा कॉन्टिनेंटल आइलैंड है जो भारत के पास में है। अभी के अभी मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। फिर हमारे जो वॉल्केनिक टाइप के यानी ज्वालामुखी से जिनकी उत्पत्ति होती है, वो आइलैंड कौन से हैं? ये देखिए, आपने लास्ट टाइम देखा ही था, समझ ही गए थे कि कैसे ज्वालामुखी नीचे से बाहर निकलता है लावा, और धीरे धीरे उसकी परत जमती जाती है। अगर वो बेसाल्टिक हो तो प्लेट्यू भी बन जाता है, और एंडेसिटिक हो तो इस तरह से एक कोनिकल शेप भी बन जाता है। तो इससे बनते हैं कुछ बड़े बड़े द्वीप या आइलैंड्स। फिर एक और अगला प्रकार का है सैंड बार आइलैंड, लॉन्ग द्वीप, जिसे हम लॉन्ग आइलैंड, सॉरी, न्यूयॉर्क। रेत का बार, रेत की एक लंबी सी रेखा जैसी बन जाती है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो इससे जो द्वीप का निर्माण होता है, उसका एग्जाम्पल दिया है लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का जो द्वीप, न्यूयॉर्क एक द्वीप पर है, जैसे मुंबई हमारा द्वीपों पर है, और वो इस प्रकार का द्वीप है, सैंड बार आइलैंड की तरह। और कोरल आइलैंड नियर टू होम, लक्षद्वीप, ये प्रवाल द्वीप होते हैं। लक्षद्वीप इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जहाँ पे कोरल्स, जो आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, उनकी वजह से द्वीप का निर्माण हो जाता है। और वो कैसे होता है आगे देखेंगे, कितने कितने प्रकार होते हैं उसके। तो देखिए, कोरल रीफ्स पहले समझ लेते हैं, प्रवाल भित्ति आखिर होती क्या है। सबसे पहले तो दिस इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ मरीन इकोलॉजी, समुद्री पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का संकेत। ये जितना अच्छा होगा, इसकी स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, उतना ही हमें संकेत मिलेगा, ये इंडिकेशन मिलेगा कि ओवरऑल जो समुद्री पारिस्थितिकी है, जो मरीन इकोलॉजी है, वो भी हेल्दी यानी स्वस्थ है। ये है प्राइमरी फूड चेन यानी प्राथमिक भोजन श्रृंखला। तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं और ये दूसरों का फूड बनते हैं, दूसरों का भोजन बनते हैं। और सोर्स ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, महान जैव विविधता का स्रोत। अब देखिए, ये जल के अंदर महान जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। जैसे हमें, अगर ये मान लीजिए ये इक्वेटर की लाइन है, ये पृथ्वी पे, तो इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी भूमध्य रेखा पर ये, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन होता है, फिर उससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो यहाँ पे बारिश होने की वजह से इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यानी भूमध्य पर बहुत सारे वर्षावन हो जाते हैं, और इन वर्षावनों में ज़बरदस्त जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो हम कोरल रीफ्स को महासागर के वर्षावन भी कह सकते हैं। अब आप समझिए क्यों ऐसा कहते हैं। अगर कभी प्रश्न इस तरह से आए कि महासागर के वर्षावन क्या होते हैं या क्यों होते हैं, तो
प्रवाल भित्ति उसका उत्तर होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही जैव विविधता के ज़बरदस्त सोर्स हैं, स्रोत हैं। दे आर सोर्स ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए कोरल रीफ्स और देखते हैं आखिर कोरल्स हैं क्या। तो ये कोरल है टाइनी फ्लैशी सी एनिमोन्स पॉलिप्स, यानी छोटे मांसल समुद्र एनिमोन पॉलिप्स। छोटे छोटे से ये ऑर्गेनिज्म टाइप के हैं, जीवों जैसे हैं। दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम द सी वाटर फॉर देयर स्केलेटॉन्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। तो ये क्योंकि छोटे छोटे जीव हैं और इन्हें अपनी बॉडी को, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए कुछ स्केलेटन यानी कंकाल बनाने पड़ते हैं, है ना। एक तरह से हड्डियों का निर्माण जो ऊपरी सतह पर, जैसे आपने देखी होगी सीप होती है ना, अंदर मोती होता है, तो कैसे बाहर ये पूरी एक सॉलिड सरफेस क्रिएट हो जाती है और मोती पर्ल अंदर से पाया जाता है। तो किस तरह से ये कैल्शियम और अदर मिनरल्स से बनती है, तो वैसे ही ये जो कोरल्स हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, ये अपने ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए कैल्शियम जो इन्हें मिलता है महासागर के पानी से, उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी उसे निकाल लेते हैं और स्केलेटन बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं एक तरह से, ठीक है। अब एक जनरेशन ने अपना बनाया स्केलेटन कंकाल और दूसरी जनरेशन उसके ऊपर आकर रहने लगी, फिर वो जनरेशन उसी के ऊपर मर गई, तो क्या हुआ, इसकी एक ऐसी लेयर जमती जाती है, ठीक है, इन स्केलेटन्स की। तो एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के ऊपर मरती है और उसके ऊपर आगे वो लेयर बाय लेयर, परत बाय परत बनाती जाती है। अब ये कोरल्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कोरल्स जो जीव हैं, दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट। तो यहाँ पर एक जीव यानी ऑर्गेनिज्म और एक प्लांट यानी पौधे, इन दोनों का संबंध है। किस प्रकार का संबंध है? सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कि दोनों का फायदा हो। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने बफेलो यानी भैंस देखी होगी, उसके ऊपर कई बार कुछ पक्षी बैठे होते हैं, है ना, कुछ प्रकार के बर्ड या पक्षी बैठे होते हैं और वो उसके ऊपर से कुछ कीड़े खा रहे होते हैं स्किन पे से, बफेलो की स्किन पे से, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि बफेलो को इन कीड़ों, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, उनसे राहत मिलती है और बर्ड को अपना खाना मिलता है, यानी पक्षी को अपना भोजन मिलता है। तो ये हो गई एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब समझ में आया आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? कि जब दोनों एक दूसरे की जो भी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति कर दे। तो इसी तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कोरल्स, किस में? कोरल्स में और कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़ूक्सैंथली। ये इनमें, इन दोनों में होता है, ठीक है, ज़ूक्सैंथली में और कोरल्स में। तो कोरल हो गया हमारा जीव और ज़ूक्सैंथली हो गया माइक्रोस्कोपिक प्लांट यानी सूक्ष्म पौधे। अब इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, यानी फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटीज इनमें होती है। तो ये ज़ूक्सैंथली क्या करते हैं? दे प्रोवाइड फूड टू कोरल्स। तो कोरल्स यानी जो जीव है उन्हें उनसे खाना मिलता है, और कोरल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ज़ूक्सैंथली। और कोरल जो है, तो जेड ने मतलब ज़ूक्सैंथली ने मूंगों को भोजन दिया और मूंगा जेड को यानी ज़ूक्सैंथली को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? क्योंकि ये मूंगा, कोरल या प्रवाल ये बनाते हैं स्केलेटन। कैसे? कैल्शियम से। कैल्शियम इन्हें कहाँ से मिलता है? महासागर के पानी से, जल से। समझ में आया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? एक को मिला खाना, दूसरे को मिली सुरक्षा। अब कंडीशंस फॉर कोरल्स, प्रवाल के विकास के लिए क्या शर्तें हैं या फिर किस प्रकार की कंडीशंस होनी चाहिए? ये हर जगह नहीं होते हैं। अभी मैं आपको इसे मैप में, एक नक्शे में बताऊंगा कि किस तरह की कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। तो जो इन्हें अंतर समुद्री जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो सतह चाहिए, वो थोड़ी उथली होनी चाहिए, शैलो होनी चाहिए, मतलब 50 मीटर डेप्थ के आसपास। बहुत ज़्यादा गहरी अगर होगी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ तक सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट नहीं आएगी। इसलिए तापमान 25 से 27 डिग्री, मतलब थोड़ा सा गर्म, थोड़ा वार्म वाटर्स में। तो इसका मतलब ये ध्रुवों के आसपास, यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हम लोग, और नीचे भी, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे तो ठंडा होता जाता है ना, टेम्परेचर कम होता जाता है तापमान। तो मतलब ये ज़्यादा दूर इससे नहीं हो सकता, इक्वेटर यानी भूमध्य से। और सेलेनिटी 33 पीपीटी इसकी लवणता के आसपास होनी चाहिए। अब दे शुड नॉट बी एट द माउथ ऑफ द रिवर और टर्बुलेंट वाटर, यानी नदी मुख पर या फिर कहीं अशांत पानी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा घूर्णन या चक्रवात या इस तरह से चीज़ें हो रही है, या जो हमेशा पानी मूव होता रहता है, गल्फ स्ट्रीम, वहाँ पे ये नहीं हो सकता।
नीड सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर, यानी पोषक तत्वों से भरपूर पानी के प्रसार की आवश्यकता है। तो इन्हें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इन्हें पोषक तत्व भी चाहिए, इन्हें थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें इसे ज़रूरी है कोरल्स या ना प्रवाल के विकास के लिए। तो देखिए आप एग्जाम्पल्स नहीं, ये इस मैप में देखिए कि कहाँ कहाँ पर है। ये देख सकते हैं आप, अटलांटिक में इस एरिया में है, फिर इंडियन ओशियन में काफ़ी बड़े एरिया में, हिंद महासागर में, और प्रशांत में भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ये कवर करता है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये मैं बनाता हूँ इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये रही भूमध्य रेखा। अब इसके ज़्यादा दूर नहीं, सब आसपास ही है। देखिए जो भी क्षेत्र इसने कवर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर इसका क्षेत्र नहीं है। तो लगभग ये ट्रॉपिक्स यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा के बीच में पाए जाते हैं। ये इनका स्थानिक वितरण है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इस पे प्रश्न आते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, या अलग जगह पर भी इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन, जो बहुत ही चिंता का विषय है जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। समझते हैं आज क्या है ये प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। पहले मैंने आपको जो कोरल्स का ये फिगर बता, देखिए कितना कलरफुल, इतना शानदार, सारे कलर्स हैं इसमें। अब यहाँ देखिए कलर्स जब गायब हो जाए तो कैसा दिखेगा, खाली कंकालों की तरह दिख रहा है, करेक्ट। तो ये है विरंजन, यानी इसका रंग उड़ गया है। तो क्या होता है ना, जब कोरल्स पे तनाव होता है, ये जब तनाव में यानी स्ट्रेस में होते हैं, तो ये ज़ूक्ष्मांथली जो इनके पास जिन पौधों को ये शरण दे रहे थे उन्हें छोड़ देते हैं, है ना, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब उन पौधों और उन सब की वजह से ही कलर आ रहा था, रंग थे इसमें, तो कोरल जो है वो वाइट यानी सफ़ेद लगने लगता है, और इसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन। तो वो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी वो टूट गई अब, करेक्ट। कोरल्स ने बोला कि अब आप ज़ूक्ष्मांथली जो आप पौधे जो है, अब हम खुद इतने तनाव में है कि हम आपको कैसे किराए पे रख सकते हैं, हमारा घर ही मुश्किल में है, ठीक है। तो क्या होगा, अब कोरल्स को मिलता था उनसे खाना, ज़ूक्ष्मांथली सूक्ष्म पौधों से, और सूक्ष्म पौधों को मिलती थी सुरक्षा, प्रोटेक्शन, इसके कंकाल या स्केलेटन की वजह से जो कैल्शियम का बना होता था। अब इन दोनों को ये दोनों नहीं मिल रहा है एक दूसरे से, सहजीवी जो संबंध था वो टूट गया है। तो बिना भोजन के क्या होगा, कोरल्स ये जो छोटे छोटे जीव हैं ये मर जाएंगे। इनका भोजन का जो स्रोत था वो था ज़ूक्ष्मांथली पौधे। तो ये हो गया कोरल ब्लीचिंग। अब इसके कारण देख लेते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शायद सभी ने ये पढ़ा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर, है ना, ये बहुत बड़ा कारक है किस चीज़ का, कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन, और इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, यानी जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है उसका। तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है सागर का, सागर की सतह का अगर टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि उन्हें कुछ 25 से 27 डिग्री चाहिए होता है कोरल्स के लिए, आइडियल जो टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा होगा तो नेचुरल है कि वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो फिर उनका विरंजन होगा। या तो फिर ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन का क्षरण हो जाए, ह्रास हो जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा विकिरण यानी रेडिएशन आएगा सनलाइट से, और वो भी इनके लिए खतरनाक है। या अम्लीकरण हो जाए महासागर का, ओशियन एसिडिफिकेशन, या फिर अल्गल ब्लूम यानी शैवाल बहुत ज़्यादा फैल जाएं, राइट। या फिर नदियों से अवसाद बढ़ जाए, वैसे भी नदी मुख के आसपास नहीं हो सकते, अगर दूर भी है, लेकिन अवसाद बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो रहा है, तब भी न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, पोषक तत्व कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर पोल्यूशन, है ना, जैसे ऑयल तेल रिसाव, कई बार बड़े बड़े टैंकर्स उनको लीक हो जाते हैं समुद्र में, और कुछ या फिर रोग फैल जाए, इसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। आप ये नोट कर लीजिए अगर आपको चाहिए हो तो। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो अब ये प्रवाल विरंजन कहाँ कहाँ पर देखने में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रेड डॉट्स यहाँ पर, राइट, गल्फ इसके पास में, और यहाँ देख सकते हैं सबसे खतरनाक जो प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर के आसपास जहाँ मालदीव्स भी है, तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रही है। अभी हम देखेंगे कि ये एरिया, प्रशांत महासागर का एरिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे डाइवर्स कोरल्स पाए जाते हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं आगे आपको। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का गठन, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो मान लीजिए कोरल्स जो है
ये एक महाद्वीप है, ये द्वीप है, इसके आसपास मार्जिन्स पे, इसकी सीमा, इसके आसपास ये कोरल्स का बनना शुरू हुआ, क्योंकि थोड़ा उतला पानी चाहिए, थोड़ा गर्म पानी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे इनका धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, फिर ये बाहर निकलते गए। जैसे जैसे ये देखिए, मान लीजिए पानी का लेवल बढ़ जाए या फिर ये नीचे चले जाए, तो क्या होगा, सिर्फ कोरल कोरल बाहर रह जाएगा, करेक्ट। जो प्रवाल है बस वो रह जाएंगे, और जो आसपास आइलैंड के आसपास जो बने थे, जो इन्हें सतह चाहिए थी, उथली सतह, वो सतह ही नीचे चली गई। तो सिर्फ क्योंकि लेयर बाय लेयर ऊपर होते जाते हैं, है ना, बताया था ना आपको, एक पीढ़ी एक दूसरे के ऊपर जमती जाती है। तो ये हो सकता है कि ऊपर निकल जाए, और जैसे पर्यावरण बदले तो हो सकता है कि जो द्वीप है वो ही नीचे चले जाए। तो ये इनकी 3 स्टेजेस होती हैं, है ना। ये हाशिए पर या सीमा पर विकसित होते हैं, तो सीमांत मूंगा चट्टानें बनती हैं, जो सिर्फ अभी आगे और चित्रों में एकदम क्लियर हो जाएगा, या फिर ये बैरियर रीफ यानी अवरोध बन जाते हैं, या फिर एटॉल बन जाते हैं, ठीक है। 3 ध्यान से पढ़िए, इनके 3 स्टेजेस हैं, फ्रिंजिंग रीफ यानी सीमांत मूंगा चट्टान, बैरियर रीफ तो बैरियर या अवरोध, और एटॉल। ये तीनों यहाँ पे एक्चुअली दिए हुए फिगर्स, बट इनको क्लियर फिगर्स में आगे समझाता हूँ मैं। तो ये देखिए, फ्रिंजिंग रीफ, ये था हमारा एक आइलैंड यानी द्वीप, है ना, ये द्वीप है। अब इसके आसपास ये जो उथली सतह है, इसको मिल गई। अब या तो बहुत गहरी सतह इधर है, इधर हो नहीं सकते, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, गर्म नहीं रहेगा पानी, तो इस उथली सतह पर ये बनना शुरू हुआ। ये देखिए, यहाँ से ये कोरल्स बनना शुरू हुआ, और इसके सीमा पर यानी इसके मार्जिन्स पर बनना शुरू हो गए। इसे बोलते हैं सीमांत मूंगा चट्टान। कोरल रीफ डेवलप्ड अलोंग द मार्जिन ऑफ एन आइलैंड। प्रवाल भित्ति एक द्वीप के मार्जिन यानी उसकी सीमा के साथ साथ उसके हाशिए पर विकसित होती है। अब अगर इसमें गैप आ जाए बीच में, तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे लेगून, है ना। तो इन दोनों के बीच में देखिए कैसे गैप आ सकता है। ये देखिए, अब ये रीफ बनते बनते इस तरफ निकल गया और बीच में पानी आ गया, गैप आ गया, तो ये लगून झीलें हो गई, ठीक है। अब ये कनेक्ट भी हो सकती है, सागर से भी कहीं से कनेक्ट रहेंगी, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं होता ना, ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो इसे हम कहेंगे बैरियर रीफ। समझ में आया, रीफ इज नॉट कंटिन्यूस, टुकड़े टुकड़े में है, इन डिसकंटिन्यूस है। और लगून जो है वो सागर से यानी दे आर कनेक्टेड टू ओशन ऑल्सो, जुड़े हुए। ये सबसे ज़्यादा व्यापक, मोस्ट एक्सटेंसिव यही पाए जाते हैं, और बहुत ही लंबी लंबी चेन बन जाती है इनकी श्रृंखलाएं। और अगर ये समानांतर हो जाए तट के, तो इन्हें बैरियर रीफ कहने लग जाते हैं। अब समझ में आया, पहले बने ये आइलैंड के मार्जिन्स पर, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें बीच में अंतर आ गया ना, गैप आ गया, और छोटी छोटी वाटर बॉडीज बन गई जो लेगून झीलों जैसी बन गई। अब ये लेगून जो है सागर से जुड़े हुए भी हो सकती हैं, और अगर ये बहुत लंबी तट के, जैसे ये तट है और इसके साथ साथ ये ऐसे ऐसे बन गया लंबा, बीच में लगून है बड़ा सा, तो इसे हम बैरियर रीफ कहेंगे, क्योंकि एक अवरोध पैदा कर देगा तट पे आने में। बिल्कुल समझ में आया ना, क्लियर है। और अगर जो आइलैंड था या जो पहाड़ी थी वो ही जलमग्न हो गई, इफ इट गेट्स सबमर्ज्ड, और बाहर सिर्फ ऊपर जो सतह पर, पानी की सतह पर हमें क्या दिखाई देगा, बस एक रिंग ऑफ कोरल्स, तो ये प्रवाल की एक संकीर्ण चक्र या रिंग दिखाई दे, तो इसे हम कहेंगे एटॉल, यानी बीच में पानी है और आसपास एक रिंग जैसी बन गई है। ये देखिए एटॉल का एक एग्जांपल। फ्रिंजिंग रीफ ये है आइलैंड, इसके आसपास फ्रिंजेस पर ये बन गए कोरल्स, और मान लीजिए आइलैंड ही नीचे डूब गया पर्यावरण चेंज होने की वजह से, तो सिर्फ ये जो रिंग थी ये रह गई, इन्हें कहेंगे हम एटॉल। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेट बैरियर रीफ का एग्जांपल, तो तट से समानांतर इस तरह से लंबे लंबे जो रीफ बन जाते हैं या प्रवाल बन जाते हैं, वो कहलाते हैं बैरियर। तो बैरियर रीफ का एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो है यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ। तो टॉपिक्स अंडर ओशनोग्राफी हमने देखा, महासागर तल की आकृतियां, कोरल रीफ। अब मोशन ऑफ ओशन वाटर यानी महासागरीय जल की गति। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करे। अब इसमें दो प्रकार देख सकते हैं हम लोग, वेव्स यानी लहर और करंट यानी धारा। दूसरा है लंबवत ऐसे ऊपर, तो इसमें क्या हो सकती है, टाइड्स या फिर अपवेलिंग, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो देखिए वेव्स, अभी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज देख लेते हैं। वेव्स या लहर होती क्या है, तो ये लहरों की उत्पत्ति यानी क्रिएशन ये होता है वायु की वजह से। विंड जो है वो जल को धकेलती है, विंड पुशेस द वाटर, तो इस वायु में कुछ एनर्जी यानी ऊर्जा है, और ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स डाउनवर्ड, एंड डाउनवर्ड
फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर ट्रफ्स अपवर्ड। अभी क्रेस्ट और ट्रफ में समझाऊंगा, ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ, ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ। क्रेस्ट यानी शीर्ष, ट्रफ यानी गर्त, ठीक है, ये है शीर्ष, ये है गर्त। तो यहां से ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींचेगा, और जो पानी आएगा तो इस ट्रफ की जगह पे ये पानी इसकी जगह ले लेगा, ट्रफ की जगह, तो अगले यहां पे क्रेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना, अभी जो अंदर जो एक्चुअली पानी है वो ऐसे ऐसे चक्र, ऐसे ऐसे चक्रों में घूमता है, सर्कुलर उसका मोशन होता है, सरफेस के नीचे, सतह के नीचे। सतह पे तो हमें ऊपर ये इस तरह से वेव्स या लहर दिखाई देती है ऐसी ऊंची नीची, लेकिन अंदर पानी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको वायु से इसको गति मिली या ऊर्जा मिली, और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बढ़ने उसे नीचे खींचा, जो ऊपर क्रेस्ट बन गया था। सिंपल। चलिए ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए, इसको फॉलो कीजिए, ये पानी का, ये देखिए कैसे कैसे राउंड राउंड ये एक एलिमेंट है या फिर एक जल का एक छोटा सा हिस्सा, आप देखिए, है ना, इस तरह से लहर के साथ में वो पानी राउंड राउंड गोल गोल घूमता हुआ जाता है। अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 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 बनता जा रहा है। अभी क्लियर हो गया, लहर ऊपर से हमें कैसे दिख रही है कि लहर ऐसे ही जा रही है। तो ये देखिए, ये क्रेस्ट ये आगे बढ़ता जा रहा है, अभी यहाँ पे ट्रफ है यानी गर्त है, तो ये जो क्रेस्ट है ये देखिए ये यहाँ आके आ गया, बन गया, यानी जो शीर्ष है वो गर्त में और गर्त शीर्ष में बदलता जा रहा है, और पानी गोल गोल चक्रीय रूप में घूमता जा रहा है। अब ये लहरें टूटती कैसे हैं, ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स। तो देखिए वेवलेंथ आप जानते हैं, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ और ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, तो इन दोनों क्रेस्ट यानी शीर्षों के बीच की जो दूरी होगी, क्षैतिज दूरी, या तो फिर ये जो दोनों क्रेस्ट यानी गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी, इसे ही हम वेवलेंथ कहेंगे, जो लैम्डा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। तो वेव्स कैसे ब्रेक होंगी, लहरें टूटेंगी कैसे, जब ये जो वेवलेंथ है और वाटर की डेप्थ, इन दोनों का एक रिलेशनशिप है कि जब वाटर की डेप्थ यानी गहराई वो कम हो जाएगी उसकी वेवलेंथ से, आधी से कम, तब वेव्स टूट जाएंगी। तो ये मैं एक वेवलेंथ बनाता हूँ, ये हिस्सा हो गई वेवलेंथ, है ना, और ये हो गई इसकी गहराई। तो ये गहराई देखिए कम होती जा रही है। अब गहराई को मैं मान लेता हूँ डेप्थ, और वेवलेंथ को मान लेता हूँ ये लैम्डा। तो जब डेप्थ कितनी होगी, ये लेस देन हाफ ऑफ वेवलेंथ, तब वेव्स यानी लहर टूट जाएंगी। समझ में? देखिए कुछ भी नहीं, डेप्थ कैसे कम होगी, जैसे जैसे ये तट के करीब आता जाएगा कोस्ट पे, तो नेचुरल है कि ये गहराई कम होती जाएगी, गहराई कम होगी तो वेव्स टूट जाएगी, ठीक है। तो लहर समझ में आई। करंट यानी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये देखिए आप अच्छे से ध्यान से फोकस से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए स्ट्रेटेजी बना के। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि महासागर का जल है वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा गतिमान है, और कुछ उसकी विशेषताएं जैसे तापमान है, खारापन है, घनत्व है, बाह्य बल है, सूर्य चंद्रमा वायु इन सब का बल है अपना, ये अपना इन सभी बलों का या इन भौतिक विशेषताओं का प्रभाव वो महासागर के जल को गति प्रदान करता है। तो ओशियन वाटर गेट्स मोशन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी और अदरवाइज आउटसाइड फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन, मून और मूविंग फोर्स ऑफ विंड। Because of that, it receives motion, right? It receives kind of energy और movement. तो इस जल को गति मिलती है इन सब कारणों से। अब इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जो मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। और महासागर की धाराएं, अभी हमने क्षैतिज लहरें जो है क्षैतिज तरीके से कैसे गति से संबंधित है वो अभी हमने देखा कि हाउ वेव्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और ज्वार भाटा यानी टाइड्स वो होती हैं ऊर्ध्वाधर, मतलब वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है। धाराएं यानी करंट कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, काफ़ी सारा पानी एक निश्चित दिशा में बड़ी मात्रा में बहता है, वही इसकी धाराएं हैं। जबकि तरंगे जो थी, जो अभी हमने देखा था, वो तरंग वो क्या है, क्षैतिज गति है सिर्फ थोड़ी सी। अब धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है। तरंगे वहीं ऐसे हिलते, पानी वहीं सर्कुलर होता रहता है, लेकिन धाराएं क्या है ना, बहुत ही दूर दूर तक लंबी जगह पर
पानी को इधर से उधर ले जाती हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो महासागरीय धाराएं जो हैं, जो ओशन करंट्स है, वो महासागरों में नदी के प्रवाह के समान है। जिस तरह से नदी बहुत सारा जल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही धाराएं महासागर में बहुत सा जल दूसरी जगह लेके जाती है। और निश्चित मार्ग और दिशा, ये दोनों होता है, नदियों का भी और धाराओं का भी। इससे क्या होता है, नियमित प्रवाह मिलता है ना, दे गेट रेगुलर मोशन। अब इसमें दो प्रकार के बल यानी फोर्सेस होते हैं। प्राथमिक बल यानी प्राइमरी फोर्स, जो कि जल को गति यानी मोशन प्रदान करता है, और द्वितीय बल यानी सेकेंडरी फोर्स, जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है, विच कंट्रोल द मोशन ऑफ करंट्स। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से प्राइमरी फोर्सेस हैं, वो है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, सोलर एनर्जी, कोरियलिस फोर्स, ठीक है, और आपके वायु यानी विंड, और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। समझ में आ गया, सोलर, कोरियलिस फोर्स, विंड और ग्रेविटी। इसमें से अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं जानते हो, नहीं पता हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं उसे आगे अच्छे से आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करूंगा ही। कुछ कॉन्सेप्ट्स का हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, नाम आप ध्यान कर लीजिए, कोरियलिस फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन एंड ऑल दैट आई थिंक यू नो। तो इससे क्या होता है, अभी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि टाइप क्या होता है इसका। तो ये सक्रिय और उथली होती है, और तटों पर बहता रहता है पानी, और ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप देख लीजिए धाराएं, कुछ आपको रेड दिख रही होंगी और कुछ आपको ब्लू दिख रही होंगी। तो ब्लू जो है वो है ठंडी यानी शीत धाराएं, कोल्ड करंट्स, और रेड वाली जो है वो है आपको लाल गर्म धाराएं, ठीक है, वार्म करंट्स। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, पोल्स से इक्वेटर की तरफ, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, क्या ध्रुवों पर क्या होगा, ठंडी होगा, है ना, यहाँ पे शीत होगा, कोल्ड होगा, और भूमध्य रेखा पर गर्मी होगी, दे विल बी वार्म। अब वार्म वाटर इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा पर हमें गर्म जल मिलता है, और ध्रुवों पर ठंडा जल मिलता है। अभी आपको बताया मैंने अभी अभी कि कितने 4 प्रकार के किस तरह के बल जो है जिम्मेदार हैं। अब इसमें से सबसे डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव है वो है वायु यानी विंड। अब मोस्ट ऑफ द करेंट्स फॉलो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, यानी अधिकांश धाराएं व्यापारिक हवाओं की दिशा का अनुसरण करती हैं। तो ये है हमारी ट्रेड विंड्स, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ज़्यादातर जो धाराएं होंगी वो भी इन्हीं के साथ में ट्रैवल करेंगी, यानी इसका अनुसरण करेंगी। वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके, ट्रेड विंड्स के, व्यापारिक हवाओं के। दूसरा क्या था, इंसोलेशन यानी टेम्परेचर ग्रेड, सूर्य ताप के कारण जो तापमान वितरण होता है या तापमान प्रवणता होती है। अब हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो पानी फैलेगा, जल गर्म होकर जब फैलता है तो क्या होगा उसका, और ध्रुवों पर हम क्या जानते हैं कि ठंडा जल मिलता है। तो जो गर्म जल है जब फैल जाएगा तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब वो हल्का हो जाएगा। जब वो हल्का होगा तो क्या होगा, जो ठंडा पानी है जो कि भारी है वो आएगा उसके नीचे, ठीक, हल्का जल ऊपर, भारी जल नीचे। तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जैसे कि एयर में जब प्रेशर डिफरेंस होता है कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये सतह पर कौन सा है, वो हल्का जल है, तो वो सतह पर हल्का जल बहेगा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ। और जो भारी जल है, जो ठंडा जल है, वो सब सरफेस यानी सतह के नीचे से वो बहेगा, ठीक है, उप स्तर पर भूमध्य रेखा की ओर बहेगा, ध्रुवों से ठंडा पानी। अभी देखते हैं फिगर में, एक मैप में, ये देखिए। तो ये है वार्म वाटर यानी गर्म पानी जो ऊपर से सतह से इस तरफ आएगा, और ठंडा पानी सब सरफेस पर यानी सतह के नीचे से इस तरफ आएगा। ये अगर पोल्स है और ये इधर इस तरफ इक्वेटर या आपका भूमध्य रेखा है। तो अब इंसुलेशन से सैलिनी ग्रेडियंट यानी लवणता में भी कुछ प्रवणता आती, कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है ऐसे स्लोप, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, ये होता है ग्रेडियंट। तो इसमें जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे जैसे लवणता बढ़ेगी तो पानी का घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो वो भारी होगा, और भारी होगा तो वो डूबेगा यानी सिंक होगा। और जो लेस सलाइन है यानी जो कम लवणता वाला पानी है, कम खारा पानी है, वो आएगा ऊपर, है ना।
तो क्या होगा, हाई सलाइन वाटर, उच्च खारा पानी उप सतह पर कम खारे पानी की ओर बढ़ता है, यानी वो सब सरफेस लेवल पे, सरफेस सतह के नीचे से बहेगा। अब इक्वेटर पे आप जानते हैं भूमध्य रेखा पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा, रेनफॉल। अब वर्षा की वजह से सैलिनिटी यानी लवणता कम हो जाती है, कम खारा हो जाता है, लेस सलाइन वाटर। और पोल्स पर है हाई सलाइन वाटर, हिमखंड की वजह से। ठीक है। फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ओशन करंट, महासागर की धाराओं को संशोधित करने वाले कारक या चेंज करने वाले। कोस्ट लाइन, जिस तरह की तट रेखा है, ये ऐसे ऐसे तट रेखा है, तो जो करंट है वो भी ऐसे उसको फॉलो करेगी, उसका अनुसरण करेगी। और दूसरा है कोरियोलिस फोर्स, डिफ्लेक्ट द पाथ। अब कोरियोलिस फोर्स हम ठीक से समझेंगे अभी कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है ना। ये भी बल की धाराओं को मोड़ता है एक तरह से, कोरियोलिस बल। तो ये देखिए कोरियोलिस बल, अभी हम देख सकते हैं क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो है वो विक्षेप, वो धाराओं की दिशा को विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट कर देगा। तो अगर कोई धारा जा रही होगी इस तरह से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ, तो वो सीधा ना जाते हुए बल्कि ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे अगर सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से धारा कोई मूव करना चाह रही होगी, जा रही होगी इक्वेटर से पोल्स की तरफ, तो ये भी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोरियोलिस बल इस पृथ्वी के घूमने की वजह से लग रहा है। ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बस आप याद रखिए कि नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में ये होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का घूमना, एयर प्रेशर एंड विंड यानी वायु दबाव, और डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, तो महासागर के पानी का घनत्व, या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ यानी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब कि जो सन के आसपास, सूर्य के आसपास जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो। अब इसमें से ओशियन करेंट्स को यानी महासागर की धाराओं को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, कारक, वो कौन से हैं। अब आप अभी तक समझे होंगे हमने अभी अभी क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं ये कमेंट में कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं इसका उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का, तो थोड़ा सा आप रिवर्स जाके फिर से वो पढ़िए जो अभी मैंने बताया, और मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है। अब एक और प्रश्न है, ओशन करेंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन, मतलब महासागर की धाराएं वो धीरे धीरे मूव होने वाली, सतह पर गति करने वाली जल है। ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, तो ये पृथ्वी का जो तापमान का संतुलन है उसे बनाने में हेल्प करती हैं। और ओशन करंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरीली बाय प्रिवेलिंग विंड्स, तो जो प्रभावी कारक है सबसे बड़ा वो है वायु। तो एंड ट्रॉपिकल करंट्स आर अफेक्टेड बाय कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशियन, तो जो ट्रॉपिकल करंट है, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय जो धारा है, वो ओशियन यानी महासागर का प्रकार किस तरह से उससे अफेक्ट होती हैं, उससे प्रभावित होती हैं। तो क्या ये हमने पढ़ा था क्या स्टेटमेंट 1 and 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, तो स्टेटमेंट 2, 3 and 4 यानी सिर्फ पहली 3 स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। महासागर का प्रकार उससे नहीं बल्कि जो 4 फैक्टर्स मैंने बताए थे उनसे है। ठीक है, तो चलिए ओशन करंट्स, वैश्विक महासागरीय धाराएं, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं करंट सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है, उनको आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं, कौन सी ठंडी धाराएं, किससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आगे क्लाइमेट में भी बहुत काम आने वाला है आपके, जब हम पढ़ेंगे ना मौसम विज्ञान क्लाइमेट, उसमें भी बहुत काम आएगा। ध्यान से थोड़ा सा देखिए, इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लग रहा है। मैप आप शायद पहली बार देख रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा लग रहा होगा आप इसे थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। तो देखिए ये है हमारा इक्वेटर भूमध्य रेखा, अब इसके आसपास होंगी गर्म धाराएं, ये गर्म धाराएं है ना। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे पोल से यानी ध्रुवों की तरफ, तो ठंडी धाराएं मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो धारा है, सबसे पहले मैं अटलांटिक ओशन से शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अटलांटिक ओशन में ये है भूमध्य रेखा से इक्वेटर से आई और यहाँ से ऊपर गया है पानी, ये धारा का, तो ये हो गई गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पर एक गल्फ बन रहा है, एक खाड़ी है, ये ऊपर जाएगी। और जो ऊपर से जो पानी नीचे आएगा वो होगा ठंडा। देखिए कैनरी करंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कैनरी धारा, ये ठंडा है। सिमिलरली
अब देखिए यहाँ नीचे ये भूमध्य रेखा से नीचे जा रही है तो ये गर्म धारा है ब्राज़ील, जबकि ये नीचे से ध्रुवों से ऊपर आ रही है पेरू की, तो ये हो गई ठंडी धारा। ठीक है, फिर अगेन ये देखिए यहाँ से नीचे आती हुई धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, पोल्स से इक्वेटर की तरफ, तो ये हो गई ठंडी धारा कैलिफोर्निया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली धारा ठंडी धारा और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा। कुरोशियो गर्म तो ओएशियो ठंडी, और भारत के आसपास ज़्यादातर गर्म धारा है क्योंकि भारत में ऊपर से नहीं आ सकती और नीचे से भी काफ़ी दूर पड़ता है। ठीक है, चलिए सारगैसो सी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा समझना है कि इसे सागर आखिर कहते क्यों है, किस तरह से है ये। तो देखिए क्या होता है, ये है हमारी खाड़ी है ना। अब यहाँ से चक्र जैसा एक शुरू होता है, आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से, यहाँ पर स्पीड भी यानी गति बहुत ज़्यादा होती है इस धारा की, तो यहाँ पे चक्रीय रूप में ये पानी घूमने लगता है। जायर ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड कैनरी करंट, यहाँ से कैनरी करंट आ रहा है, ये ठंडा पानी जो आ रहा है, तो ये एक ऐसा चक्र बनता है राउंड राउंड कि यहाँ पर पानी अंदर जो बीच में एक तरह से फंस जाता है। ठीक है, ये पानी फंसता है तो ये क्या होता है, वहाँ पर गति नहीं होती, सिर्फ उसके आसपास गति होती रहती है ऐसे, है ना, बीच में गति नहीं होती, बीच में है गतिहीन, यानी वो मोशनलेस और काम वाटर है। अब वहाँ पे कोई मोशन नहीं है, वहाँ पे पानी ठंडा गर्म पानी मिल नहीं रहा है, वहाँ कोई पोषक तत्व नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे समुद्री जीवन यानी मरीन लाइफ भी बहुत कम होगी। करेक्ट, और वहाँ पे खरपतवार यानी आपके वीड्स उगना शुरू हो जाएंगे, इन्हें हम सारगैसम कहते हैं। तो ये सारगैसम की वजह से ही इसका नाम सारगैसो सी पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर उच्च दबाव का क्षेत्र बन जा रहा है, तो उच्च लवणता यानी हाई सैलिनिटी भी हो जाएगी, ये सभी नेगेटिव फैक्टर्स हो जाएंगे सारगैसो सी। अब देखिए हिंद महासागर में नौ परिवहन यानी नेविगेशन इन इंडियन ओशन, तो समर्स में क्या होता है, विंड एंड करंट फ्लो टुवर्ड्स इंडिया, अरेबिया टू इंडिया, तो ये है अरब और यहां से ये है इंडिया भारत की तरफ। और विंटर में क्या होता है, उल्टा, इंडिया से अरेबिया की तरफ शीत ऋतु में। ठीक है, अभी एक सेकंड आपको फिर से अच्छे से दिखाता हूं। अब ये जल मार्ग के लिए कैसे और सांस्कृतिक संपर्क के लिए कैसे हुआ। अब आप एक तरफ देख सकते हैं एरो, मैं आपको एक मैप बनाता हूं पहले, ये है अरेबिया और ये है इंडिया, है ना। अब अगर धाराएं इस तरफ है तो जो समुद्री जहाज है वो इजीली अरेबिया से या अरेबियन पेनिनसुला से भारत की तरफ आ सकते हैं, और अगर धाराएं इस तरफ बह रही हैं तो जहाज ये क्योंकि पुराने समय से है, अभी तो हमारे पास स्टीम शिप सब कुछ है, डीजल और बड़े बड़े शिप्स हैं इंजन वाले, पहले जब नहीं होते थे तो ये सिर्फ सेल बोट्स होती थी, तो किस तरह से धाराओं पे वो डिपेंड करती थी किस तरफ करंट बह रही है। तो जब धारा उल्टी है यानी भारत से अरेबियन पेनिनसुला की तरफ है, तब समुद्री जहाज इस तरफ इजीली आपके नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल मार्ग इससे बनता है, इससे सांस्कृतिक संपर्क बनते हैं। ठीक है, अब ये कब कब होता है, तो गर्मियों में अरेबिया से इंडिया की तरफ। अभी कि हम जानते हैं गर्मी कहाँ ज़्यादा है, वो अरब में ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ से इंडिया की तरफ बहना शुरू हो जाता है। एक मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। और सर्दियों में भारत से अरेबिया की तरफ, इसका उल्टा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, यूपीएससी का एक क्वेश्चन है कि कौन से कारक जिम्मेदार हैं चेंज इन रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करेंट्स इन इंडियन ओशन, यानी भारतीय हिंद महासागर में जो रेगुलरली दिशाएं बदल रही हैं ओशन करंट यानी महासागरीय धाराओं की, उसके लिए क्या जिम्मेदार है। तो क्योंकि यह एक आधा ओशियन है, आधा महासागर है वो है, या फिर यह लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है महाद्वीपों से, या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लवणता की विविधता है। ये सब कोई भी कारण नहीं है, कारण है मॉनसून ड्रिफ्ट, यानी मॉनसून की वजह से जो प्रभाव बदलते हैं वो इसका कारण है। मॉनसून में जैसे हवाएं बदलती हैं वैसे ही इन धाराओं की दिशा बदलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर, तो यूपीएससी में एक और क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने के जो सबसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट, रिवर्स ड्रेन आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट मीट, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज इनंडेटिंग। तो इसका आंसर सी है, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट जहाँ पर मिलती है, यानी गर्म और ठंडी महासागर की धाराएं जहाँ पर मिलती हैं। कुछ एग्जांपल्स है न्यू फाउंडलैंड, जापानीज कोस्ट। तो हमने देखा आज क्षैतिज जो मूवमेंट गति थी वो कवर की, इसमें वेव्स यानी लहर और करंट्स यानी धाराएं,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट्स। आप, मेरा सलाह है कि आप अगर सही समझ में आया ठीक से तो आप फिर से देखिए इसे, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आप देख भी चुके हैं। तो चलिए, आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए खुला ही है, आप उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वरना आपको वीडियोस टाइम पर नहीं मिलेंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। स्टे ट्यून। बाय बाय।